The next one is the Paget disease of the bone. Paget disease of the bone is also called as osteitis deformans. इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ओस्टियोब्लास्टिक और ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का डिसफंक्शन होता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 स्टेज पे ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है। नंबर 2 फेज जो होता है इसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट की मिक्स एक्टिविटी होती है, और नंबर 3 के ऊपर ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एंड रिजल्ट इसका क्या होता है, एक इसके अंदर एक सक्लेरोज्ड बोन होती है जो कि आराम से टूट जाती होती है। अच्छा, अब सबसे पहले इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे इसका आता है बोन पेन ड्यू टू माइक्रो इन्फॉक्शन, माइक्रो फ्रैक्चर। सबसे पहले माइक्रो फ्रैक्चर्स की वजह से इसमें बोन पेन होता है। उसके बाद हेड का साइज एनलार्ज हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर हियरिंग लॉस होता है ड्यू टू इम्पिंजमेंट ऑफ द क्रेनियल नर्व। अच्छा, उसके बाद लायन लाइक फेसेस होती हैं। उसके बाद इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, और उसके बाद ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है। इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, इसके अंदर सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज होता है, आइसोलेटेड सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट नॉर्मल होते हैं। एक्सरे आपको क्या दिखाता है, एक्सरे आपको दिखाता है कि बोन एक्सपेंशन और ऑस्टियोस्क्लेरोसिस दिखाता है, क्योंकि इसमें एक्सेसिव ऑस्टियोब्लास्ट की जब एक्टिविटी होती है तो स्क्लेरोसिस होती है, बोन एक्सपेंशन जो करवाता है। 2 दवाइयाँ आपने देनी होती हैं, बिसफॉस्फोनेट देनी होती है, वो क्या करवाती है, अपोप्टोसिस करवाती है ऑस्टियोक्लास्ट की, और आपने कैल्सिटोनिन देनी है जो कि उसके फंक्शन को रिड्यूस करती है। 2 दवाइयाँ देनी है और आपने एक्सरे करके देखना है सब कुछ ठीक है। आपने दोबारा इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ, अल्कलाइन फॉस्फेटेज आइसोलेटेड इंक्रीज होती है, कैल्शियम फॉस्फेट नॉर्मल रहता है। इसके अलावा एक्सरे इंक्रीज इन बोन एक्सपेंशन एंड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। दैट वाज द पेज डिजीज ऑफ द बोन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ते हैं, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो होती है वो बच्चों में होती है, और ऑस्टियोमलेशिया जो होती है वो होती है एडल्ट्स के अंदर। अब ये होती है कि मैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी होती है। अब इसके कॉजेज पढ़ते हैं। सबसे पहले विटामिन डी डेफिसिट रिकेट्स, विटामिन डी की कमी, वो डाइट में हो सकती है, वो मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकती है, वो डिक्रीज इन सन एक्सपोजर की वजह से हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो, अब इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें जो है ना वो आपके पास कैल्शियम हमारे पास लॉस हो जाता है और हमारे पास फॉस्फेट लॉस हो जाता है। और उसके बाद विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट के अंदर इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर जो है ना वो उसके 25 फॉर्म तो होती है, लेकिन 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो है वो 125 डाईहाइड्रोकोल कैल्सिफेरॉल नहीं बन सकती। ठीक है, उसके बाद नंबर 1 ये, नंबर 2 पे 125 होती है प्रेजेंट, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। ये होती है नंबर, मतलब ये बता दिया विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट। उसके बाद आती है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट। ये एक्वायर्ड भी हो सकता है और इनहेरिटेड भी हो सकता है, जिसके अंदर हमारे पास डिक्रीज इन सीरम फॉस्फेट और इंक्रीज इन यूरिन फॉस्फेट एक्सक्रीशन, हाइपर फॉस्फेट यूरिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया इसके अंदर होता है। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है। विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी रिकेट है तो उसके पास, उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास एक तो कैल्शियम फॉस्फेट डिक्रीज होगा, दूसरी बात हमारे पास जो है वो 125 डाईहाइड्रोकोल कैल्सिफेरॉल भी डिक्रीज होगा, और 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल भी डिक्रीज होगा। लेकिन जो विटामिन डी रेजिस्टेंट होती है उसके अंदर भी कैल्शियम फॉस्फेट डिक्रीज होगा, लेकिन उसके अंदर जो हमें बस 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है वो नॉर्मल होगा और 125 डिक्रीज होगा। और जो विटामिन डी रेजिस्टेंट है उसके अंदर 125 इंक्रीज होगा और 25 नॉर्मल होगा, मतलब इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जो टाइप 2 वाली विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट है। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स के अंदर क्या होगा, हमारे पास यूरिन में फॉस्फेट इंक्रीज होगा और ब्लड में कम होगा। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट, विटामिन डी जिसमें डाइटरी डेफिशिएंसी है उसमें विटामिन डी दे दें आप। ठीक है, उसके बाद आप जो है ना, अगर माइल एब्जॉर्प्शन है तो विटामिन डी 2 दे दें। उसके बाद अगर विटामिन डी रेजिस्टेंट है अगर पेशेंट, तो आप इसको जो है ना वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सी विटामिन डी 3 दें और 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी 3 दें। ठीक है ना, तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सी दे दी, 125 दे दी। उसके बाद जिसमें एंड ऑर्गन रेजिस्टेंट है तो उसमें हाई डोज दें,
प्लस इसमें आप कैल्शियम और फॉस्फेट के सप्लीमेंट्स भी दें। अगर आपके पास हाइपोफॉस्फेटेमिक स्टेट है तो आप इसमें फॉस्फेट दे दें, हाइड्रोक्सी वाइटामिन दे दें और कैल्शिट्रायोल दे दें। मतलब इसमें विटामिन डी और फॉस्फेट के सप्लीमेंट देने हैं आपने। नेक्स्ट है हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस। अच्छा, अब सबसे पहले याद रखना है ओस्टियोपीनिया क्या होता है, डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन, और ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि इतनी डेंसिटी कम हो जाए कि बोन जो है वो फ्रैक्चर कर जाए। अब हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है कि डिफेक्ट इन अटेनिंग द पीक बोन मैस या फिर एक्सेलरेटेड बोन लॉस। अब आपको पता है कि ओस्टियोक्लास्ट हमारी बॉडी में ऐसे सेल हैं जो कि बोन को रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए और ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाए एज़ कम्पेयर टू देम, तो हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस होने लग जाती है। तो मेन उसके अंदर कुछ कॉजेज़ होती हैं। सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन कॉज है पोस्ट मेनोपॉज़ल मूवमेंट, क्योंकि इसके अंदर ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। ईस्ट्रोजन का काम होता है कि वो बोन की अंदर जो है वो डिपॉजिट करवाता है, मतलब बोन की फॉर्मेशन करवाता है। तो ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो हमारे पास एस्ट्रोजन नहीं होगा हमारे पास, तो हमारे पास बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, फॉर्मेशन कम हो जाएगी। उसके बाद जो है ना वो एंडोक्राइन डिजीज़ आती हैं। सबसे पहले हाइपोगोनाडिज्म, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तब भी यही सीन होगा। उसके बाद हाइपर पैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड हार्मोन का तो काम ही कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करवाना है। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म, ये भी एक लाइटिक एंजाइम है, लाइटिक सॉरी हार्मोन है। उसके बाद कशिंग सिंड्रोम के अंदर वही कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंक्रीज होती हैं, वो भी बोन की रिजॉर्प्शन करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं तब भी ऐसा ही है। उसके बाद अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, मैल अब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है तब भी ऐसा ही है। उसके बाद एरोमेटेज इनहिबिटर है, उसका काम भी यही है कि वो टेस्टोस्टेरोन और उसको कम करता है, एस्ट्रोजन को। उसके बाद थायरोक्सिन ले रहे हैं आप तब भी वही सीन है। उसके बाद अब आपके पास क्या होगा अगर आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस होगी। ऑस्टियोपोरोसिस में आपके पास क्या होगा, बोन के फ्रैक्चर्स होंगे, हाइट रिड्यूस हो जाएगी, काइफोसिस होगा। उसके बाद अगर ये चीज़ हिप्स वगैरह में होगी तो पेन एग्रेवेटिंग ऑन मूवमेंट होगी, एक्सटर्नल रोटेटेड हो जाएंगी, लेग शॉर्टन हो जाएगी। उसके बाद आपने इसकी डायग्नोज कैसे करवानी है ऑस्टियोपोरोसिस की, डेक्सा करवानी है, उसको क्या कहते हैं डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री, ये डेक्सा आपने करवानी है। उसके बाद आपने सीरम कैल्शियम लेवल करवाना है, विटामिन डी लेवल करवाना है, एलएफटीज करवाने हैं, उसके बाद टीएफटीज करवाने हैं। उसके बाद आपने बोन की डेंसिटी करवानी है, बेंस जोन्स प्रोटीन करवानी है, टेस्टोस्टेरोन करवानी है, एस्ट्रोजन गोनाडोट्रोपिन का लेवल करवाना है। मैनेजमेंट आपने क्या करवानी है इसकी, सबसे पहले तो आपने बिसफॉस्फोनेट देने हैं। बिसफॉस्फोनेट का काम क्या है कि वो बोन की जो रिजॉप्टिक जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल उसके साथ मिलते हैं इसकी रिजॉप्शन को रोक लेते हैं। और बिसफॉस्फोनेट, एलेंड्रोनेट, पामिड्रोनेट, जोलिड्रोनेट ये होते हैं। अब चूँकि ये जो है ना वो गैस्ट्रिक ये जो है ना कि जीआईटी से बड़ी मुश्किल से अब्जॉर्ब होते हैं, तो आपने इसको खाली पेट खाना है। और क्योंकि ये ईसोफेजाइटिस गैस्ट्राइटिस कॉज करवाते हैं तो आपने इसके बाद ढेर सारा पानी पीना है। उसके बाद डिनोसोमाब, ये रैंकल का जो है ना वो उसके न्यूट्रलाइज करती है उसके वेट को, डिनोसोमाब। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास अदर एजेंट आते हैं। आपने जो है ना वो इसको कैल्शियम और विटामिन डी की वैसे सप्लीमेंट देनी है। उसके बाद हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी करनी है, आपने उसको एस्ट्रोजन देना है, प्रोजेस्टेरोन देने हैं। उसके बाद सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो हमारे पास होते हैं ये भी बहुत जो है ना वो अच्छे रिजल्ट देते हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाती है कैल्सिटोनिन दे सकते हैं हम। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट इनहिबिटर होता है ये, यानी पैराथायराइड हार्मोन का इन्वर्ट कह सकते हो आप। उसके बाद अगर मेडिकेशन से काम नहीं चल रहा तो आपने सर्जरी करनी है, वर्टिब्रोप्लास्टी करनी है, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करनी है और हिप रिप्लेसमेंट करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस।